हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर सम स्पेशल सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही नई वैरायटी स्टार्ट की। नई वैरायटी ऐसी देखी कि हमने अब देखा कि पैटर्न चेंज हो रहा है, मुझे चीजें ऑब्जर्व भी हो रही है, लेकिन जो भी हो रहा है वो डिनोमिनेटर में हो रहा है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो रहा। अभी तक जितने भी सवाल देखे थे हमने, वहां पे चीजें आसान थी क्योंकि घटना जो भी घट रही थी न्यूमरेटर में घट रही थी। अब यहां जो भी कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में हो रहा है। तो जब अगर ऐसा हो तो हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें सीखी कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ता है समेशन लगाने के लिए। बिना उसका हमारा काम नहीं हो पाता, क्योंकि हम फिर एक पॉइंट पे आके अटक जाते हैं जहां पे हम अपनी पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या मैंने आपको बताई कि क्यों पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर को मैंने डिस्कस किया है। और लास्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वैरायटी की पूरी थीम को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, तो इसलिए आप लास्ट लेक्चर को जरूर देखें। अब देखो यहां पे लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, जहां पे आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन मैंने सॉल्व करने दिया था, तो उसका आंसर आपके सामने लिखा है। क्या है, तो अगर मैं इसको ए बी सी के फॉर्म में इस तरीके से लिखूं तो ए की वैल्यू आ रही है -1/10, बी की वैल्यू आ रही है 1/35 और सी की वैल्यू आ रही है 1/14। तो इसको नोट डाउन कर लो अगर किसी ने नहीं किया है, और अगर सबने कर लिया है तो आप एक बार आंसर मैच करो कि आपका भी यही आंसर आ रहा है कि नहीं। क्लियर है। और देखो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सारे स्टूडेंट से कि जो भी होमवर्क देता हूं वो होमवर्क बनाया करो, क्योंकि होमवर्क आप ही के क्या है, आप ही को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज नहीं है कि साइंस या सोशल साइंस है कि एक बार एक कान से सुन लिया तो सब याद हो गया। ये आपको मैं बता दूं बार बार, मैथ्स आप कितने भी अच्छे से समझ लो, टीचर क्या कर सकता है, आपको परफेक्ट तरीके से कंसेप्ट समझा सकता है, लेकिन कंसेप्ट का रिवीजन तभी होता है जब आप उससे रिलेटेड सवाल बनाते हो, जब वो कंसेप्ट को आप सवाल में अप्लाई करते हो। तो जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आपको इतने अच्छे से समझने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्योंकि फिर 7 दिन के बाद अगर मैं आपसे एक टॉपिक उठाकर पूछ दूंगा, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको 7 दिन के बाद उठा के कहीं से एक टॉपिक पूछ दिया, अब आप उसको भूल जाओगे, क्यों, आपने रिवाइज नहीं किया। तो इसलिए बार बार कहता हूं कि साइक्लिक रिवीजन पे भरोसा रखो और हर 7 दिन पे रिवीजन किया करो। क्लियर है। तो ये आंसर है, इसको नोट डाउन कर ले। अब देखो यहां पे, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये जो नई वैरायटी देखी थी, इसका क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 यहां पे देखते हैं। अब देखो 21 में भी इसी टाइप का पैटर्न है कि जो भी कहानी चल रही है डिनोमिनेटर में चल रही है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं चल रहा। लेकिन यहां पे मुझे इंफिनिटी टर्म्स तक का सम पूछ रहा है, मतलब ये अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो बताओ सम क्या होगा, ये मेरे से सवाल पूछ रहा है। ये समझ में आया। तो देखो, पहले हम इसको इंफिनिटी के लिए नहीं बनाएंगे, पहले इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं और हम अपना आंसर किसके लिए निकालते हैं, एन टर्म्स के लिए। बाद में सोचेंगे कि अगर इंफिनिटी तक अगर हमारी सीरीज चलेगी तो क्या रिजल्ट होगा। क्लियर है। पहले हम इस सीक्वेंस को एन टर्म्स तक के लिए सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पे सवाल पहले लिख लेते हैं। तो सवाल है 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 प्लस 1/8 × 10। ये आपका सवाल है और ये चल रहा है, और हम जो भी चीज निकाल रहे हैं किसके लिए, एन टर्म्स तक के लिए निकाल रहे हैं। पहले एन टर्म्स, बाद में इंफिनिटी की बात करेंगे। काफी मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए ध्यान देते रहना। अब देखो, अगेन कंसेप्ट वही है कि यहां पे हर टर्म में आपको 2 नंबर्स दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो आपको पैटर्न देखना है। सबसे पहले हर टर्म के पहले नंबर से क्या पैटर्न मिल रहा है। तो अगर मैं हर टर्म के पहले नंबर को अंडरलाइन करूं तो 2 है, 4 है डिनोमिनेटर में, 6 है, 8 है, यही पहले नंबर्स है। तो इनको अलग से लिखूं तो 2, 4, 6, 8 टाइप के मेरे को नंबर्स मिल रहे हैं, और क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि ये एक एपी है, एक ऐसा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है, 2 है। तो यहां से मैं इस एपी के लिए, इस पैटर्न के लिए nth टर्म बता सकता हूं, जो मेरा निकल के आएगा Tn = a + n-1 × d यानी कि 2। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 2n - 2 + 2 खत्म, यानी कि 2n आ जाएगा। तो Tn मेरा आ गया 2n के बराबर। इसी तरीके से मैं यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हर टर्म में सेकेंड नंबर भी एक पैटर्न बना रहा है डिनोमिनेटर का। हर टर्म का अगर सेकेंड नंबर मैं पर्पल से अंडरलाइन करूं तो मुझे सीक्वेंस मिल रही है 4, 6, 8 और 10। और अगेन ये सीक्वेंस भी एक एपी बना रहा है, जिस एपी का फर्स्ट टर्म आपका 4 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो यहां से भी मैं इसका nth टर्म डिटरमाइन कर सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, Tn = a + n-1 × d। तो ये आपके पास आ जाएगा 2n, ध्यान देना, -2 + 4 यानी कि +2, तो 2n + 2, ये Tn निकल के आ गया मेरा। अब देखो यहां पे, अब मुझे क्या काम है, तो मुझे अब अपने ओरिजिनल सीरीज का nth टर्म निकालना है कि ओरिजिनल सीरीज का nth टर्म क्या होगा।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिनल सीरीज का nth टर्म क्या होगा, तो ध्यान दो, मेरे हर सीरीज के हर टर्म में क्या देख रहा हूं कि 1 डिवाइडेड बाय सम नंबर इनटू सम सेकंड नंबर है, यही फॉर्मेट है, 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 नंबर इनटू अदर नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सीक्वेंस और इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए कि मेरे ओरिजिनल सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर ये जो आपने रेड वाले नंबर से पैटर्न लिखा उससे जो nth टर्म आया उसको यहां लिखो डिनोमिनेटर में, और आपने ये जो पर्पल वाले नंबर मार्क किए उस पैटर्न से जो आपका nth टर्म आया उसको यहां लिखो। यानी यही मेरा क्या होगा, ओरिजिनल सीरीज का nth टर्म निकल के आएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा ओरिजिनल सीरीज का nth टर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर ये होगा 1 डिवाइडेड बाई ये वाला nth टर्म यानी कि 2n इंटू ये वाला nth टर्म यानी कि 2n प्लस 2। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लूंगा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू n प्लस 1 निकल के आ जाएगा यहां पे। क्लियर है सभी को ये? तो ये मेरा nth टर्म निकल के आया। और मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि अब मैं इसको अगर केस टर्म में कन्वर्ट करके काम करूं तो मैं अटक जाऊंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में चीजें आने लगेंगी जिसको सॉल्व करने का मुझे तरीका पता नहीं है। इसी वजह से क्या करेंगे, अगेन पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेंगे। तो यहां पे अगर पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेके इसको मैं ब्रेक करूं तो देखो फॉर्मेट क्या आएगा, ध्यान से सुनना। तो अगर इस चीज को मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करूं तो देखो उस चीज को मैं ब्रेक कर रहा हूं 1/4 इंटू n प्लस 1, ठीक है, यही आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा 1/4 को बाहर करके इस चीज को थोड़ा अलग से लिखता हूं 1/n इंटू n प्लस 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना। वही तरीका a/n प्लस b/n प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया, और यहां पे देख लेते हैं a और b कितना आ रहा है। तो यहां पे मैं देखूं तो देखो a और b कितना निकल के आएगा। सबसे पहले a/n है, n यहां से हटा दो, n हटा दिया, मेरे पास बचा 1/n प्लस 1, n इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो n को 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो मेरे पास यहां पे आ गया 1/n। अब b की बात करते हैं, n प्लस 1, यहां से n प्लस 1 हटा दो, आपके पास बचा 1/n। अब n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1 को यहां पुट करोगे 1 डिवाइडेड बाय -1 यानी कि -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आ जाएगा। आप चेक कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब एक और चीज यहां बता रहा हूं, उसको याद रखना। क्या? पहले ये वाला आंसर वहां पे लिख लो कि उसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं उस पर ध्यान देना कि जब ऐसे छोटे पार्शियल फ्रैक्शन आते हैं ना, 2 फैक्टर वाले, और खासकर 2 फैक्टर में ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन हो जिसके न्यूमरेटर में 1 हो, दिख रहा है 2 फैक्टर वाला आपके पास प्रॉब्लम है और इसके न्यूमरेटर में 1 है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ना आपको इतनी मेहनत भी करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब सीधे कर सकते थे। तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाता है कि देखो मैं अपने दिमाग में सोचूंगा कि देखो मैं इसको इस तरीके से कैसे सेट करूं कि मेरे पास ये निकल के आ जाए, यानी न्यूमरेटर में 1 आ जाए। तो मेरा दिमाग तुरंत चलेगा कि अगर n प्लस 1 में n घटा दूंगा, देखो n प्लस 1 में n घटा दूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा और न्यूमरेटर में मुझे 1 चाहिए, यानी ऊपर में n प्लस 1 माइनस n होना चाहिए। तो n प्लस 1 माइनस n ऊपर में होना चाहिए। तो देखो यहां पे इस चीज को समझो, पहले इतना नोट डाउन कर लो। अब देखो जो मैं आपको बात बोल रहा हूं कि ऊपर में आपके पास n प्लस 1 माइनस n होना चाहिए, और आपके पास डिनोमिनेटर में ये है n इंटू n प्लस 1 है। अब इसका आपको कुछ नहीं करना है, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, तो इसको अलग करोगे तो आ जाएगा 1/n माइनस इसको अलग करोगे तो आ जाएगा 1/n प्लस 1। तो जब छोटे प्रॉब्लम्स होना तो ऐसे पार्शियल भी सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे ऐसा नहीं कि पार्शियल बहुत स्लो है, वो भी कुछ सेकंड में ही बना देगा, आपको 5-6 सेकंड से ज्यादा देखो लगने नहीं है अगर इतने छोटे नंबर्स के लिए पार्शियल फ्रैक्शन देखोगे तो। नहीं तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि आपने डिनोमिनेटर की नंबर्स को उठाकर देखा कि किस तरीके से प्लस माइनस साइन के साथ सेट करूं कि न्यूमरेटर में 1 आ जाए। तो मैंने देखा n प्लस 1 में n घटा दूंगा तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो आपको यही दोनों यूज करने हैं और कोई नंबर तो यूज करना नहीं है। तो इन 2 नंबर्स की मदद से 1 लाना है तो ऐसे सेट कर दूंगा। जब ऐसे सेट किया उसके बाद इसको थोड़ा सा अलग अलग सॉल्व करके देखा मैंने, तो क्या पाया कि मेरा ओरिजिनल पार्शियल फ्रैक्शन ये आएगा, और यही आ रहा था हमारे ए बी वाले मेथड की मदद से भी। क्लियर है? ये समझ में आया? आप देखो यहां पे, तो यहां पे ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ये रिजल्ट निकाल लिया nth टर्म का। अब हम आगे आ जाते हैं। अब देखो यहां पे, अब वही कहानी, आपको पता अब चीजें कैंसिल होगी, जैसे ही मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकालूंगा तो चीजें कैंसिल होगी।
तो अगर nth टर्म ये आ रहा है तो मैं kth टर्म लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? तो मैं अपना k टर्म लिख सकता हूं 1/4 बाहर, अंदर में 1/k और उसके बाद -1/k+1, ये मैं अपना k टर्म लिख सकता हूं। क्लियर है? तो अगर ये मेरा kth टर्म है तो अब मैं यहां से हर एक टर्म की बहुत अच्छे से बात कर सकता हूं। क्या क्या हो जाएंगे मेरे टर्म्स? तो सबसे पहले t1 हो जाएगा मेरा 1/4। अब k की जगह 1 पुट करो तो 1/1 - 1/1+1 यानी कि 2। मैं आपसे पूछूं t2 क्या होगा तो आप बोलोगे 1/4। फिर अब यहां पे k की जगह 2 पुट करो तो 1/2 - 1/2+1 यानी कि 3। मैं आपसे कहूं t3 पुट करो तो k की जगह 3 पुट करो तो 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1/3 - 1/3+1 यानी कि 4, और ये कहानी चलती रहेगी। ये क्लियर है? अब मैंने आपको क्या सिखाया था? लास्ट की तरफ हमेशा क्या करो, n-1th टर्म देख लो क्या आ रहा है, nth टर्म देख लो क्या आ रहा है। तो ज्यादातर जो 90% प्रॉब्लम्स होंगे ना इस टाइप के, वो n-1th टर्म लास्ट में और nth टर्म लास्ट में से सॉल्व हो जाएंगे। बस कुछ ही एक आध ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसमें आपको n-2th टर्म, n-1th टर्म और nth टर्म तीनों देखना पड़ेगा ताकि आपको अंदाजा लग पाए कि क्या कैंसिल हो रहा है क्या नहीं। 90% प्रॉब्लम में बस इन दोनों से अंदाजा लग जाता है कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है क्या क्या नहीं लास्ट में। तो यहां से अंदाजा लगाएं तो यहां पे लिख लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं n-1th टर्म क्या होगा तो क्या बोलोगे? 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1/k की जगह n-1 - 1/k की जगह n-1+1 यानी कि n, और फाइनली tnth टर्म। तो tnth टर्म क्या बता दूंगा? 1/4 k की जगह n, तो 1/n - 1/k की जगह आपका n डाल देंगे तो n+1 हो जाएगा। ये निकल के आ जाएगा। अब देखो यहां पे अब बात आती है कि यही सारे टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा ये सीरीज आ जाएगी। ये सीरीज बनी कैसे? तो इन सारे के सारे टर्म्स को ऐड कर दूंगा तो मेरी सीरीज बन जाएगी। सिंपल, ये सिंपल कंसेप्ट फंडा है कि हर एक टर्म को ऐड कर दूंगा तो t1 + t2 + t3 + t4 ... tn, यही तो मेरा समेशन tk है, यही तो मेरा समेशन tk है, और यही तो मेरा समेशन tk है। तो ये और ये सीरीज एक ही सीरीज है। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर ये तो गलत चीज हो गई ना, यहां सीरीज ऐसी दिख रही है यहां ऐसी आ रही है। यही तो फंडा है कि आपको यहां पे सीरीज ऐसी दिख रही है लेकिन ये आ ऐसी रही है। आप चाहोगे तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो पहला टर्म निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, आप चाहो तो इस चीज को देखो चेक कर सकते हो बहुत ही आसानी से। 1 - 1/2 1/2 1/2 × 1/4, देखो 1/2 × 1/4 नहीं है क्या? इन हर चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली टर्म्स आने लगेंगे। तो आपको ऐसा लगा कि ये और ये अलग है, लेकिन अलग है नहीं, ये सेम है। यही तो काम है पार्शियल फ्रैक्शन का, कि आपके सॉल्यूशन को ऐसा बना देना कि आपको दिखने लगे कि हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो समेशन tk ही मेरा क्या है? इस s के बराबर है, सम ऑफ n टर्म्स के बराबर है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा सम क्या होगा सीरीज का, तो आप बोलोगे सर मेरा सम कुछ नहीं होगा, ये होगा t1 + t2 + t3 सो ऑन टिल आपका tn तक, tn टर्म्स तक ऐड कर देंगे तो मेरा n टर्म्स तक का सम आ जाएगा सीरीज का। सबको ऐड करो, थोड़ा सबको ऐड करो, बड़ा सा प्लस साइन डाल दिया मैंने, ठीक है। अब सबको ऐड करोगे तो देखो क्या दिखेगा। तो सबको ऐड करोगे तो यहां पे क्लियरली देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो t1 से स्टार्ट करो तो मैं देख रहा हूं -1/2 + 1/2 गया, -1/3 + 1/3 गया, -1/4 + 1/4 इसी तरीके से चला जाएगा। यहां से -1/n + 1/n चला जाएगा, ये 1/n - 1 इससे पहले वाले टर्म से चला जाएगा। तो मेरे पास अगेन फिर से फर्स्ट टर्म का इतना पार्ट और सेकेंड टर्म का इतना पार्ट बच रहा है। अब देखो ये मत सोचना ये 1/4 कहां गया। जब मैं हर चीज को ऐड कर रहा हूं तो सब में से 1/4 कॉमन निकाल लूंगा, क्योंकि हर टर्म में 1/4 है। जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? आप t1 + t2 + t3 + t4 करोगे तो हर टर्म में 1/4 है। तो पूरे के पूरे 1/4 को मैंने बाहर कर लिया, तो पूरे के पूरे 1/4 को बाहर कर लिया मैंने, तो अंदर में यही आने लगेगा 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 इस तरीके से आने लगेगा, और ये सारी चीजें कटती जाएंगी। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो सम निकल के आएगा, ध्यान देना 1/4 कॉमन है बाहर, 1/4 क्या है? कॉमन है बाहर। तो 1/4 कॉमन हो जाएगा और मेरे पास क्या बचा? तो बस यहां से इसका पहला टर्म यानी कि 1, और यहां से ये आखिरी टर्म मतलब कि -1/n + 1, -1/n + 1 कैंसिल नहीं हुआ, बाकी हर चीज कैंसिल हो गया और हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट निकल के आ गया है। क्लियर है सभी को? ये क्लैरिटी है? तो ये मेरा सम ऑफ n टर्म्स निकल के आया सीरीज का। क्या निकल के आया? सम ऑफ n टर्म्स। पहले इतना नोट डाउन करें,
कि अगर मान लो पूछता कि इस सीरीज का एन टर्म्स तक का सम क्या होगा, तो ये बताते आप। अब इसको सॉल्व करके लिख लेना, सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसको अगर सॉल्व करूँ कितना आएगा, देखो यह आ जाएगा आपका 1/4 इंटू एन प्लस वन माइनस एन, तो n डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ये आपका आंसर आ जाएगा अगर n टर्म्स के लिए सॉल्व करते तो। सेम दोनों एक ही आंसर है, लेकिन मैंने इसको यहीं पे रहने दिया, इसको सॉल्व नहीं किया। इसका कारण है, बता रहा हूं कारण, ध्यान देना। ये लिख लिया। अब देखो, अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले इसको इतना नोट डाउन कर लो। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो क्या है और क्यों इसको इंटरेस्टिंग बनाता है। तो एक्चुअली में मैंने निकाला nth टर्म के लिए, लेकिन मुझे पूछा जा रहा था इंफिनिटी के लिए। तो याद रखना, कभी भी कोई भी सीरीज में आपको इंफिनिटी के लिए पूछा जाए, और तो इंफिनिटी आप किसके लिए जानते हो, बस जीपी वाली सीरीज के लिए डायरेक्टली इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाना जानते हो, a/1 - r। लेकिन ये जीपी तो है नहीं। यानी कि एक चीज याद रखना, कभी भी कोई नॉर्मल जीपी के अलावा वाली सीरीज इंफिनिटी बने, इंफिनिटी टर्म्स तक अगर पूछा जाए, तो वहां क्या करना आप बहुत ध्यान से सुनो। तो आप इंफिनिटी तक पूछे या ना पूछे, आप क्या करोगे, एन टर्म्स तक का सम निकालोगे। अब उसके बाद आपको वही करना है जो आपने इंफिनिटी वाला फॉर्मूला प्रूव करने के लिए जीपी में किया था। याद करो, जीपी में जो हमने अपना फॉर्मूला निकाला था इनफाइनाइट टर्म्स के सम का, a/1 - r, वो कैसे आया था, बस वही फंडा यहां पे अप्लाई करना है। अब क्या करना उस बात को ऐसे समझते हैं, ध्यान से देखो। तो कुल मिला के मेरा जो एस एन आया है ये आया है 1/4, ब्रैकेट के अंदर कितना है 1 - 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है। अब मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना, आपको पूछा जा रहा है इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम। इसका मतलब क्या है, ये n इंफिनिटी को जाने लगे, ये n इंफिनिटी होने लगे। इसका मतलब क्या है, ये n इंफिनिटी होने लगे। यानी अगर n इंफिनिटी होने लगेगा तो मेरा काम हो जाएगा, s इंफिनिटी आ जाएगा। अब देखो, मतलब n को इंफिनिटी बनाना पड़ेगा। पहले तो आप बस नॉर्मली इतना समझो, n को इंफिनिटी बनाना पड़ेगा। तो s इंफिनिटी का मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये जो चीज लिखी, इस चीज को थोड़ा समझना, बता रहा हूं मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी चीज इज इक्वल टू इंफिनिटी नहीं होती है, इसको हमेशा याद रखना। कोई भी चीज हम इज इक्वल टू इंफिनिटी कभी नहीं बोलते, हम हमेशा टेंड्स टू बोलते हैं। ये जो सिंबल होता है ना एरो का, इसका मतलब होता है टेंड्स टू। जब मैं आपको लिमिट पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे आपको ये चीज और क्लियर होगी कि क्यों कोई भी चीज डायरेक्टली इंफिनिटी नहीं होती है, और क्यों हम किसी चीज को डायरेक्टली इक्वल टू इंफिनिटी नहीं बोल सकते, क्यों टेंड्स टू इंफिनिटी बोलते हैं। मतलब इंफिनिटी की आसपास है, टेंड्स टू का मतलब होता है ना इंफिनिटी के आसपास है। क्योंकि इंफिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि मुझे उसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि वो कितना बड़ा है, तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि वो कितना बड़ा नंबर है। हम हमेशा उसके नजदीक रहने की कोशिश करते हैं, अच्छा इसके आसपास है। आप तो बस इतना फंडा जानो कि कुल मिला के क्या हो रहा है, एन इंफिनिटी बन रहा है। ठीक है, चलो एन इंफिनिटी बन रहा है। तो एन इंफिनिटी बनने का क्या मतलब है, अब जहां जहां एन है उसकी जगह थोड़ा इंफिनिटी डाल के सोचो। अब ध्यान से देखना, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई, अब देखो आपका n बन गया इंफिनिटी, तो नीचे क्या हो गया, इस तरीके से इंफिनिटी प्लस 1। अभी बस ऐसे सोचो जैसा लिख रहा हूं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तो इंफिनिटी, अभी डिनोमिनेटर में बस सोचो, इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर, उस बहुत बड़े नंबर में अगर 1 जोड़ोगे तो भी तो बहुत बड़ा नंबर रहेगा। यानी ये वाली चीज को 1 बाई इंफिनिटी प्लस 1 वाली चीज को 1 बाई इंफिनिटी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। एक बहुत बड़े नंबर में 1 जोड़ दूंगा तो अभी भी बहुत बड़ा ही नंबर रहेगा। और 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी का क्या मतलब है, देखो 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी का मतलब समझो। मैं लिख रहा हूं, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी, मैं लिख रहा हूं 1/2, मैं लिख रहा हूं 1/3, मैं लिख रहा हूं 1/4। तो देखो क्या होता है, 1/2 जब मैं लिखता हूं तो वैल्यू आई 0.5, 1/3 जब मैं लिखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.33 समथिंग आएगी। 1/4 लिखूंगा तो वैल्यू आएगी 0.25 एंड सो ऑन। तो मैं देखता हूं कि कभी भी मैं डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ाता जाता हूं ना, डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ा जाता हूं, तो वैल्यू देखो कम होती जा रही है। 0.5 से वैल्यू स्टार्ट हुई, फिर 0.3, 0.2 और घटती चली जा रही है। तो यहां से एक चीज हमेशा याद रखना, यानी अगर डिनोमिनेटर का नंबर बढ़ता जाएगा तो वैल्यू घटती चली जाएगी। वैल्यू घटने का क्या मतलब है, वैल्यू 0 के नजदीक जा रही है। वैल्यू क्या देख रहे हो, घटती चली जा रही है, यानी कि 0 के नजदीक जा रही है। तो याद रखना, अगर मैं बढ़ते बढ़ते डिनोमिनेटर के नंबर को बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा कर दूं कि वो इंफिनिटी बन जाए, अगर मैं डिनोमिनेटर के नंबर को बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा कर दूं कि वो इंफिनिटी बन जाए, तो इसका क्या मतलब है, वो नंबर इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा कि 0 के बहुत नजदीक हो जाएगा। वो नंबर इतना छोटा हो जाएगा कि 0 के बहुत नजदीक हो जाएगा, या इनडायरेक्टली कह लूं 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 के बहुत नजदीक हो जाएगा, या मैं कह लूं इनडायरेक्टली 0 हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया, ये हमेशा याद रखना
कि ये चीज कहीं और से नहीं यहीं से आती है, ऑब्जर्व करते हुए कि जब मैं डिनोमिनेटर के नंबर को बढ़ाता जाता हूं तो मैं देख रहा हूं मेरी वैल्यू छोटी होती चली जाती है। तो छोटी होने का क्या मतलब है, जीरो के नजदीक पहुंच रही है धीरे धीरे, देख रहे हो 0.5 से घट के 0.3 फिर 0.25, इसको नंबर लाइन पे बनाओ तो जीरो अगर यहां है तो 0.5 मान लो यहां था तो 0.5 से घट के 0.3 पे आई, इधर और हुई 0.3 से फिर 0.25 पे आई और घटी, तो जीरो के नजदीक चलती जा रही है वैल्यू अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाए कि बहुत बड़ा इंफिनिटी बन जाए तो वैल्यू जीरो के बहुत नजदीक आ जाएगी, या इनडायरेक्टली मैं कह लो जीरो ही हो जाएगी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम लिमिट में भी देखने वाले हैं, और बहुत सारे सवाल इसी कंसेप्ट पे आपके लिमिट पे बनते हैं। इसको नोट डाउन कर लो साइड में कहीं, ये जो इतना लिखा है मैंने, ये साइड वाला पोर्शन। यानी यहां से अब मैं कह सकता हूं कि ये जो 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी प्लस 1 है ये क्या बन जाएगा, तो यहां मैं लिखूं 1/4 1 माइनस, ये आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, जीरो बन गया। क्या बन गया पूरा का पूरा, ये जीरो बन गया। तो यहां आ गया 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस जीरो, यानी कि इसका रिजल्ट आ गया 1/4। तो यहां से मुझे पता लगा कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक इस सीरीज का सम निकालूं तो मेरा आंसर आएगा 1/4। नोट डाउन कर ले इसको। तो अगर n टर्म्स तक पूछा जाए तो आंसर ये है, या फिर अगर इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा n+1 - 1 यानी n डिवाइडेड बाई 4 इंटू n+1। अगर सॉल्व करके लिखोगे तो ये आंसर लिख सकते हो, ये भी लिखना कुछ गलत नहीं है, ये भी परफेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो जब इंफिनिटी टर्म्स तक पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, उस n को इंफिनिटी बना के सोच लेना है। तो n को इंफिनिटी बना के सोचा, रिजल्ट हमारे सामने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब देखो यहां पे आप पूछोगे सर कि आपने ठीक है n को इंफिनिटी तो डाला, समझ में आया, ये सारी चीज भी समझ में आई, लेकिन आपने n जो इंफिनिटी डाला वो इसमें डाला, क्या इसमें डालेंगे तो आंसर नहीं आएगा? चलो इसमें डाल के एक बार देखते हैं क्या होता है। तो जब देखो इसमें डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर यहां पे n को इंफिनिटी बनाने लगूंगा तो इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 4 इंटू इंफिनिटी प्लस 1 ऐसा कुछ हो जाएगा। इंफिनिटी प्लस 1 फिर से इंफिनिटी, तो इंफिनिटी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इंटू 4 हो जाएगा। अब देखो यहां याद रखना, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी को कभी मत काट देना, ये बहुत गलत चीज है। क्यों? मैंने आपको बार बार समझाया है कि इंफिनिटी का अलजेब्रा इतना सिंपल नहीं होता जैसा आप समझते हो। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हम इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि आपको पता नहीं है, जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, आपको पता नहीं है कि ये इंफिनिटी बड़ा है कि ये इंफिनिटी ज्यादा बड़ा है कि दोनों इंफिनिटी बराबर है, आपको नहीं पता है। क्योंकि इस बात को ऐसे समझो, मैं आपको कह रहा हूं 10 टू दी पावर, मान लो मैं आपको कह रहा हूं 10 टू दी पावर 1 करोड़, 10 टू दी पावर 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, इसको मैं इंफिनिटी बोल सकता हूं। मैं 10 टू दी पावर 10 करोड़ बोलूं, यह भी बहुत बड़ा नंबर है, यह भी इंफिनिटी ही है, दोनों इंफिनिटी है, दोनों को रिप्रेजेंट करूंगा मैं इंफिनिटी से ही। तो अगर दोनों नंबर को इंफिनिटी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आप बस इस इंफिनिटी के सिंबल को देख के नहीं बता सकते कि वो इंफिनिटी बड़ा था कि ये इंफिनिटी बड़ा है। इसी वजह से कभी भी हम इंफिनिटी और इंफिनिटी को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां पे आप सोचोगे कि इंफिनिटी इंफिनिटी काट दूंगा आंसर 1/4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पे कभी भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया तो फिर यहां पे लिमिट का केस बन जाएगा, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में था, हम लिमिट में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इसके लिए आप इतना टेंशन मत लो। तो कभी भी ऐसा आने लगे तो आप समझ जाना यहां से आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अगर मान लो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि चलो इसी में पुट करके देख लेते हैं ना, जब इंफिनिटी के लिए प्रूव करना है, तो वो इस पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। अब जैसे ही इस पॉइंट पे आके रुक जाना तो तुम्हारे दिमाग में अभी जब तक तुमने लिमिट नहीं पढ़ा है ये क्लिक करना चाहिए कि सर ने कहा था इसके आगे अभी ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसी वजह से आप यहां से इंफिनिटी पुट करने की कोशिश नहीं करोगे, आप इसमें इंफिनिटी पुट करने की कोशिश करोगे। बस ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जहां आपको ये कंफ्यूजन हो कि चलो दो टाइप से फॉर्मूले आ रहे हैं, इसमें पुट करूंगा तो आंसर आना चाहिए, इसमें भी पुट करूंगा तो आंसर आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, चलो कुछ स्टूडेंट सोचा चलो इसमें पुट करते हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो इस पॉइंट पे आके अटक जाएंगे। तो तुरंत यहां से ध्यान रखना है कि आगे नहीं बढ़ना है, रुक जाना है। मतलब इस फॉर्मूले से मेरा आंसर नहीं आएगा तो मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा और इसका आंसर फिर तुरंत आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा तो आपको ये फंडा और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहां पे आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे किस तरीके से हमें इंफिनिटी पे काम करना पड़ता है और ऐसी क्या क्या चीजें जो उठपट आएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना, 0 की पावर 0, बहुत इंटरेस्टिंग, 0 की पावर 0। अब आप कहोगे सर एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, लेकिन 0 टू द पावर 0 1 बोलना क्या सही है? यह भी यहां पे एक डाउटफुल बात है। अगर मैं आपसे कहूं इंफिनिटी की पावर 0, फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई। तो ये सारी चीजें हम कहां देखेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जाकर देखेंगे, तो वहां पे समझेंगे क्या फंडा होता है इन सारी चीजों का
और क्यों मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग और हमें घुमा सकती हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो एन टर्म्स तक के लिए इस सीरीज 21 का सम पूछा जाए तो ये बताओगे या ये बता लो, दोनों सही है। और अगर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए पूछा जाए तो ये बताओगे। क्लियर है? मजा आया होगा इस लेक्चर में, काफी शानदार क्वेश्चन। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कोई इश्यूज नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर बताएं। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वैरायटी देखेंगे सवाल की, इसी टाइप की सीरीज होगी नई वैरायटी के साथ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।